गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल वाली क्लास में हमने AS16 हमने शुरू किया था। उसमें तीन बातें हमने डिस्कस करी थी कल। बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS16 और टाइप्स ऑफ असेट हमने डिस्कस करे थे, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग। अब बेटा आप अगले पॉइंट पे आते हैं। हेडिंग मेरे साथ लिखोगे, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा बेटा, कल हमने डिस्कस किया था ना, दो तरह के असेट होते हैं। डिवाइड करो इसे दो पार्ट्स में। एक तो बेटा होता है आपका क्वालिफाइंग असेट, एक तो होता है आपका क्वालिफाइंग असेट, और दूसरा होता है बेटा आपका नॉन क्वालिफाइंग असेट। क्या होते हैं कल हमने डिस्कस किया था। अब बेटा मैं बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं, सुनना बेटा। एक बात याद रखना, अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है ऑन अ क्वालिफाइंग असेट, अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है ऑन अ क्वालिफाइंग असेट, तो दैट बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। दैट बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। दैट बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट। That borrowing cost is capitalized to the cost of the asset। तो याद रखना, अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है इन रिलेशन टू अ क्वालिफाइंग असेट, तो दैट बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? वो बोरोइंग कॉस्ट बेटा असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है इन रिलेशन टू अ नॉन क्वालिफाइंग असेट, तो दैट बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी है, इट इज टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बेटा याद रखना, अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है इन रिलेशन टू अ क्वालिफाइंग असेट, तो वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी टू द कॉस्ट ऑफ असेट। लेकिन अपने आपने अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है इन रिलेशन टू अ नॉन क्वालिफाइंग असेट, तो दैट बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आई बेटा सबको? चलो बेटा, अब देखो हमें ना, सुनो ध्यान से जरा बेटा। अब हमें ना दिक्कत थोड़ी सी, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। हमें बेटा ज्यादा दिक्कत ना नॉन क्वालिफाइंग असेट के ट्रीटमेंट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नॉन क्वालिफाइंग असेट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो तो बेटा पीएल में जाएगी, बात खत्म है। हमें थोड़ी सी दिक्कत बेटा आएगी क्वालिफाइंग असेट के केस में, क्योंकि क्वालिफाइंग असेट के केस में जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होनी है। तो अब आप अगली हेडिंग लिखोगे, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। याद रखना, हम कौन से असेट की बात कर रहे हैं? क्वालिफाइंग की। पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन।
हम बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू अ क्वालिफाइंग असेट। ठीक है बेटा, तीन बातें हमें करनी है इस केस में। बेटा तीन बातें कौन सी हैं? पहला, कमेंसमेंट, पहला है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है बेटा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। और तीसरा डिस्कशन हमें करना है बेटा सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन लिखो बेटा, फिर समझाना शुरू करता हूं आपको। क्या मतलब हुआ बेटा कमेंसमेंट? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बेटा when to start कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन करना शुरू कब से करें? when to start कैपिटलाइजेशन। अच्छा, अगला है सस्पेंशन, मतलब when to suspend कैपिटलाइजेशन। अभी लिखो, बस समझाता हूं अभी। when to suspend कैपिटलाइजेशन। ठीक है बेटा। और बच्चे तीसरा है सेसेशन। सेसेशन मतलब when to stop कैपिटलाइजेशन। तो बेटा तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। कैपिटलाइजेशन करना शुरू कब करें, कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कब करें, और कैपिटलाइजेशन को रोकें कब। तो तीन बातें हमें डिस्कस करनी है। शुरू कब करें, सस्पेंड कब करें, और रोके कब। ये तीन बातें बेटे हमें डिस्कस करनी है। when to start capitalization, when to suspend capitalization and when to stop capitalization। कॉपी करो बेटा, फिर समझना शुरू करते हैं। कॉपी करो। चलो करना शुरू करें। देखो बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कमेंसमेंट। हेडिंग लिखो, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन शुरू कब करें, when to start कैपिटलाइजेशन। आओ बेटा मेरे साथ साथ एग्जाम्पल ध्यान से सुननी है बेटा। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा, फिर लिखेंगे। देखो ये बेटा एक चार्ट बनाओ। ये है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। बनाओ बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा। बेटा मैं यानी चलो कंपनी की बात कर लेते हैं, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड बैंक के पास गई बेटा, बैंक के पास गई लोन मांगने के लिए। बैंक से लोन मांगने के लिए गई 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, बैंक ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%। तो बताओ मैंने बैंक से कितने रुपए का लोन मांगा है बेटा? 1 करोड़ रुपए का, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बैंक ने पूछा कि ये बताओ किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। पर्पस क्या है?
तो मैंने कहा मुझे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो मुझे आपसे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए। किस पर्पस के लिए लोन मांगा है बेटा? कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मांगा है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपने लोन क्वालिफाइंग असेट के लिए मांगा है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्वालिफाइंग असेट, इसका मतलब आपने बैंक से लोन क्वालिफाइंग असेट के लिए मांगा है। ठीक है, कॉपी करो बेटा, ध्यान से समझना है स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटा, अब सुनो सुनो बेटा, अब हुआ क्या, देखो बैंक ने मुझे लोन दे दिया, उसी डेट को दे दिया। सपोज बैंक ने मुझे 1 अप्रैल 19 को क्या दे दिया बेटा? लोन दे दिया। अब क्या हुआ, लोन के पैसे से बेटा मैंने 5 तारीख को, 5 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा मटेरियल खरीदा। 5 अप्रैल को मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मटेरियल वगैरह खरीदा। बेटा काफी मटेरियल आता है, सीमेंट आएगा, ब्रिक्स आएंगी, सरिया आता है आपका। तो मैंने क्या खरीदा? मटेरियल खरीदा 5 अप्रैल को। ठीक है, अब सुनो, 30 अप्रैल को बेटा, 30 अप्रैल को मंथ के एंड में बताओ, लोन लिए हुए 1 मंथ हो गया ना, तो 30 अप्रैल को क्या दोगे उस लोन पे? इंटरेस्ट दोगे बेटा। बात समझ आई? हर महीने आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, तो 30 अप्रैल को क्या दोगे उस लोन पे? इंटरेस्ट दोगे। अब सुनना मेरी बात बेटा, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या करा, फिर बेटा मैंने ना, ध्यान से सुनना, अब कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा एमडीडीए से आपको मैप वगैरह बनवाना था। किसी आर्किटेक्ट से आपको मैप वगैरह बनवाना था, और एमडीडीए में जाके आपको उस मैप को क्या करवाना था? अप्रूव करवाना था। तो आपने आपने इस डेट को, सपोज ये है बेटा 10 मई, 10 मई, आपने क्या करा बेटा? 10 मई को आर्किटेक्ट से आपने मैप बनवाया, और वो मैप बेटा आपने एमडीडीए को दे दिया अप्रूवल के लिए। बात समझ आई? वो मैप आपने एमडीडीए को दे दिया अप्रूवल के लिए। कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। समझ आई? 5 अप्रैल को लोन के पैसे से मटेरियल खरीदा, 30 अप्रैल को पहला इंटरेस्ट दिया, और 10 मई को, आर्किटेक्ट से आपने मैप बनवाया, और एमडीडीए से वो मैप आपने अप्रूव करवाया। बात समझ आई? कर लिया कॉपी बेटा? अब सुनो बेटा, एएस 16 ने बेटा क्या कहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एएस 16 ने क्या कहा? एएस 16 ने कहा कैपिटलाइजेशन should commence, capitalization should commence when following 3 conditions are satisfied. Capitalization should commence when following 3 conditions are satisfied. ठीक है, कौन सी हैं बेटा वो 3 कंडीशंस? पहली, एक्सपेंडिचर is being incurred. Expenditure is being incurred. Second, borrowing cost is being incurred. Or third, activities
आर इन प्रोग्रेस। ये लिखो बेटा पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा। Capitalization should commence when following three conditions are satisfied. Expenditure is being incurred, borrowing cost is being incurred, and activities are in progress. सुनो बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। ये देखो, यहां पर आओ जरा। उन्होंने पता है बेटा क्या कहा? उन्होंने कहा बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप तीन शर्तें सेटिस्फाई ना कर दो। सबसे पहले पहली शर्त है एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल खरीदा, मतलब एक्सपेंडिचर इंकर कर लिया, तो पहली शर्त सेटिस्फाइड। एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड, पहली शर्त। एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड, तो मटेरियल खरीदना इस बात का सबूत है कि मैंने कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर इंकर करना शुरू कर दिया, पहली शर्त। दूसरी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इंकर्ड। तो बताओ, 30 अप्रैल को बेटा इंटरेस्ट ड्यू हो गया मेरे ऊपर, तो इसका मतलब बोरोइंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो गई। तो सेकंड शर्त, बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इंकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट इंकर होना बेटा शुरू हो गई। समझ आई बात सबको? अच्छा, फिर तीसरी शर्त, ध्यान से सुनना बेटा। तीसरी शर्त है एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। मेरी एक बात सुनना बेटा, मुझे ना एक बात बताओ, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप लोन वाकई में कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हो? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका इंटेंशन कंस्ट्रक्शन करने का है, आपका इंटेंशन कुछ और काम का नहीं है? ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आप कहोगे कि सर उसने मटेरियल खरीदा है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन बेटा मटेरियल खरीदना इस बात का सबूत नहीं है कि कंस्ट्रक्शन करोगे आप। हो सकता है मैं मटेरियल खरीद के बेच दूं, बात समझ आई? मटेरियल खरीद के बेच दूं, तो मटेरियल खरीदना इस बात का सबूत नहीं है कि आपका इंटेंशन कंस्ट्रक्शन करने का है। तो बेटा कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन कंस्ट्रक्शन करने का है? बेटा जब मैं आर्किटेक्ट के पास गया ना मैप बनवाने के लिए, और वो मैप मैंने एमडीडीए से बेटा क्या करवाया? अप्रूव करवाया। तो एक बार मैप बनवा लिया और एमडीडीए से अप्रूव करवा लिया, दैट मींस कि मेरा इंटेंशन वाकई में कंस्ट्रक्शन का है। तो थर्ड स्टेप है एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। तो याद रखना, मैप अप्रूव करवाना और मैप बनवाना और एमडीडीए से अप्रूव करवाना इज एन एक्टिविटी। तो अब गवर्नमेंट को पता चल गया है कि हाँ कंस्ट्रक्शन का काम अब प्रोग्रेस में है। मटेरियल खरीदने से पता नहीं चलता कि वाकई में आपका इंटेंशन कंस्ट्रक्शन का है। बात समझ आई? तो उन्होंने कहा जब तक ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई ना हो जाए ना बेटा, तो याद रखना, जब तक ये तीनों शर्तें बेटा सेटिस्फाई ना हो जाएं, तब तक बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं होगा। तो मुझे बताओ कि बेटा तीनों शर्तें कब सेटिस्फाई हुई हैं? 10 मई को तीनों शर्तें सेटिस्फाई हुई हैं। इसका मतलब
10 मई ऑनवर्ड्स बताओ क्या शुरू हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन। तो यहां पर लिखो कैपिटलाइजेशन विल कमेंस। तो बेटा जैसे ही 10 मई को तीनों शर्तें सेटिस्फाई हुई, समझो बच्चे कैपिटलाइजेशन शुरू हो गया। बात बताओ समझ आई? फिर मुझे ना एक बात थोड़ी सी और समझनी है, आपके दिमाग में शायद हो सकता है आए कि सर एक बात बताओ, ठीक है आपने कहा 10 मई से कैपिटलाइजेशन होगा, मतलब इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, समझ आ गया। 10 मई के बाद अब जो भी बोरोइंग कॉस्ट दोगे बेटा वो कैपिटलाइज होगी, बात खत्म। ठीक है, तो बेटा मेरे को एक बात जाननी है, 10 मई से पहले के इंटरेस्ट का क्या होगा? बच्चे इस पीरियड के बोरोइंग कॉस्ट का बेटा क्या होगा? कैपिटलाइजेशन यहां पर तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है AS 16 ने, कैपिटलाइजेशन तब तक नहीं होगा शुरू जब तक तीन शर्तें क्या ना हो जाएं सेटिस्फाई। तो बेटा मुझे अब ये जानना है कि बेटा इस पीरियड के इंटरेस्ट का क्या होगा 10 मई से पहले का? कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइजेशन तो तब शुरू होगा जब तीनों शेयर सेटिस्फाई होंगी, मतलब 10 मई को। 10 मई से पहले का जो इंटरेस्ट है बेटा 1 अप्रैल 19 से लेके 10 मई 19 तक के इंटरेस्ट का बेटा क्या होगा? कौन से पीरियड की बात कर रहा हूं मैं? 1 अप्रैल, मैं बात कर रहा हूं बेटा 1 अप्रैल 19 से लेके 10 मई 19 तक के इंटरेस्ट का क्या होगा? बेटा ये कैपिटलाइज तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन तो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक तीनों शर्तें सेटिस्फाई ना हो जाए। तो बेटा दिस पीरियड का इंटरेस्ट इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट फॉर दीज 1.5 months approximate is charged to beta profit and loss account, मतलब उसे रेवेन्यू माना जाएगा ना कि कैपिटल। हाँ, 10 मई के बाद का जो भी इंटरेस्ट है बेटा वो सारा का सारा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बात बताओ, पहले समझ आई बात सबको? कॉपी कर लो बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, और ये क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक तीन शर्तें क्या ना हो जाएं सेटिस्फाई। पहला, आपने एक्सपेंडिचर इंकर करना शुरू कर दिया है, आपने बोरोइंग कॉस्ट इंकर करनी शुरू कर दी है, और तीसरी बात, एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, इन प्रोग्रेस हैं। जब तक ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई नहीं हो जाती बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ इस केस में कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगा? 10 मई के बाद। ठीक है, तो फिर 10 मई तक की बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा बेटा? दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आई बेटा बात सबको? अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल यहां पर क्या दिया बेटा? एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड, तो आपका मटेरियल खरीदना इस बात का सबूत है कि आपने एक्सपेंडिचर इंकर करना शुरू कर दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू हो गया था बेटा 30 अप्रैल को, मतलब इंटरेस्ट ड्यू होना इस बात का सबूत है कि बोरोइंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो गई है, और एमडीडीए से बेटा मैप अप्रूव करवा लिया, वो इस बात का सबूत है कि आपका इंटेंशन वाकई में कंस्ट्रक्शन करने का है। लो बच्चे, ये हमारा ना पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, कमेंसमेंट। कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं।
चलो बेटा, अब मुझे बताओ सेकंड क्या है। सेकंड डिस्कशन हमें करना है बेटा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। फिर से एक काम करो, जैसा हमने ऊपर चार्ट बनाया था वैसा एक चार्ट और बनाओ। अब उसी एग्जाम्पल को ना बेटा आगे लेके जाएंगे। जरा थोड़ा सा मेरी बात ना ध्यान से सुनिए बेटे। पहले बताओ ये साल शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल को। सुनना ध्यान से, 1 अप्रैल को। मैं ना इसमें ना मेन डेट्स लिख रहा हूं, सुनो। 1 अप्रैल, फिर लिखो 10 मई, ठीक है। मुझे बताओ 1 अप्रैल से 10 मई तक का इंटरेस्ट, 1 अप्रैल से 10 मई तक की जो बोरोइंग कॉस्ट है उसका क्या होगा? वो तो जाएगी बेटा पीएल में, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। 10 मई तक की बोरोइंग कॉस्ट तो पीएल में जाएगी। हाँ, 10 मई के बाद की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, असेट की कॉस्ट में ऐड होगी। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब सुनो, अब बेटा यहां पर ना ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। 10 मई से ना अब कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटी सब शुरू हो चुकी हैं। तो अब क्या हुआ देखो बेटा, अब ना मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। हम क्या बना रहे हैं बेटा? बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बेटा बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग बनाते हो ना, तो बिल्डिंग की जो पहली छत पड़ती है, ध्यान से सुनो। बिल्डिंग, आप 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो पहली छत पड़ती है उसे हम कहते हैं लेंटर। बात समझ आई? बिल्डिंग की जो पहली छत पड़ती है उसे हम, तो बेटा जो बिल्डिंग की पहली छत पड़ती है ना, जो फर्स्ट छत पड़ती है, उसे मैंने बताया, उसे क्या नाम देते हैं बेटा? लेंटर। तो पता होता क्या है बेटा, जब आपका लेंटर पड़ता है ना, जब पहली छत पड़ती है, तो बेटा उस छत को ना, उस कंस्ट्रक्शन को आपको कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए रोकना पड़ता है बेटा। मजबूरी है, कर ही नहीं सकते कुछ। आपको कंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, लगभग 10 से 15 दिन आपको कंस्ट्रक्शन को बेटा ऑल टुगेदर रोकना पड़ता है। क्योंकि जब तक पहली छत सेटल नहीं हो जाती ना, पक्की नहीं हो जाती, आप बेटा आगे का काम नहीं शुरू कर सकते। तो बेटा इन 10-15 दिन में ना कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। इन 10-15 दिनों में बस पता है क्या होता है? उस लेंटर की बेटा तराई होती है। तराई मतलब पानी डाला जाता है, क्योंकि बेटा सीमेंट के ऊपर ना जितना पानी डाला जाएगा ना, उतना सीमेंट पक्का हो जाता है। तो छत का पक्का होना बेटा बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा, जब पहली छत पड़ती है तो कुछ दिन के लिए, 10-15 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन को टेम्पररली क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्यों रोका जाता है? ताकि बेटा इन 10-15 दिनों में ना ये छत पक्की हो जाए। तभी बेटा पहली छत पक्की होगी, तभी तो आगे का काम शुरू करोगे ना। पहली छत ही पक्की नहीं होगी तो आगे का काम कैसे शुरू होगा? तो 10 से 15 दिन के लिए आपको कंस्ट्रक्शन का काम ऑल टुगेदर रोकना पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट स्टॉपेज नहीं होती है, वो टेम्पररी स्टॉपेज होती है। तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 31 मई को, ध्यान से सुनना बेटा, 31 मई को, 31 मई को देयर वॉज अ टेम्पररी स्टॉपेज इन वर्क। देयर वॉज अ टेम्पररी स्टॉपेज इन वर्क। ध्यान से सुनोगे बेटा मेरी बात जो मैं कहूंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करोगे। तो मुझे बताओ 31 मई को आपके कंस्ट्रक्शन के काम में टेम्पररी बेटा क्या आई? स्टॉपेज। अच्छा अब सुनना बेटा, टेम्पररी स्टॉपेज आने के ना बेटा दो रीजंस हो सकते हैं, प्रोबेबली दो रीजन। या तो ये टेम्पररी स्टॉपेज आई है ड्यू टू अ नॉर्मल रीजन,
या ये टेम्पररी स्टॉपेज आई है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। तो या तो टेम्पररी स्टॉपेज आई है ड्यू टू नॉर्मल रीजन या टेम्पररी स्टॉपेज आई है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन जैसे मैंने अभी आपको दिया, मेरी बात सुनो, आपने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पढ़ा हुआ है ना प्रोसेस कॉस्टिंग में। नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? अनअवॉइडेबल। तो नॉर्मल रीजन भी क्या है? अनअवॉइडेबल। बेटा आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ, जब पहला लेंटर पड़ेगा तो 10-15 दिन का स्टॉपेज काम में आना ही है। आप चाहो भी तो आप इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा रीजन है बेटा? नॉर्मल। एबनॉर्मल रीजन मतलब अवॉइडेबल। जैसे एग्जांपल लो, पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से लेबर स्ट्राइक पे चली गई, तो लेबर का स्ट्राइक पे जाना इज अ एबनॉर्मल रीजन। आप चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे। आप चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे। बात समझ आई? ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। अब उन्होंने क्या कहा, अगर आपके कंस्ट्रक्शन के काम में टेम्पररी स्टॉपेज आई है ड्यू टू अ नॉर्मल रीजन, जो कि हमने बात करी थी लेंटर का पड़ना, बेटा कंस्ट्रक्शन में स्टॉपेज आएगी ही आएगी 10 से 15 दिनों की, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अगर टेम्पररी स्टॉपेज आई है काम में ड्यू टू अ नॉर्मल रीजन, डू नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। डू नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को रोको मत, चलाए चलो, करते चलो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन। तो मुझे बताओ कितने टाइम के लिए टेम्पररी स्टॉपेज आई थी? लेंटर की वजह से 15 दिन की स्टॉपेज आई थी ना। तो क्या 15 दिनों में कंस्ट्रक्शन रुक गया तो क्या कैपिटलाइजेशन भी रोक दे? नहीं बेटा, क्योंकि वो स्टॉपेज नॉर्मल रीजन की वजह से आई थी, तो कैपिटलाइजेशन को स्टॉप नहीं करना है, चलाए चलो, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते चलो। लेकिन लेकिन अगर अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से काम में स्टॉपेज आई है, जैसे हो सकता है 15 दिन के लिए बेटा लेबर स्ट्राइक पे चली जाए, तो ये तो कौन सा रीजन है? एबनॉर्मल रीजन है, अवॉइडेबल है। तो बेटा लॉ AS 16 कहता है कैपिटलाइजेशन को भी रोक दो, जब तक लेबर की स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती, सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, रोक दो, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। फिर बेटा कैपिटलाइज नहीं होगी तो बेटा फिर कहां जाएगी? ऑब्वियस सी बात है ना, दूसरी क्या जगह बची? चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आई बच्चे? अगर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा तो बोरोइंग कॉस्ट कहां जाएगी बेटा? फिर पीएल जाएगी। भाई दो ही घर है ना, या तो कैपिटलाइज करो या तो पीएल में ट्रांसफर करो। अब कैपिटलाइजेशन के लिए तो मना कर दिया ये 16 ने, तो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। समझ आई बेटा बात? तो बेटा मैं ना एक बार जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। होता क्या है बेटा, जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो ना, ध्यान से सुनना, जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो बेटा बीच में कई बार आपके काम में ना रुकावटें आती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा लेंटर की वजह से काम में रुकावट आई, कितने दिनों की बेटा? 15 दिनों की। लेकिन दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल बच्चे, वो रुकावट अनअवॉइडेबल है, वो आनी ही आनी है। तो लॉ कहता है, A16 कहता है, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से आपके काम में रुकावट आ रही है, डू नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन करते चलो, रोको मत। लेकिन अगर किसी ऐसे रीजन की वजह से रुकावट आई है विच इज विद इन योर कंट्रोल, जैसे लेबर स्ट्राइक पे चली गई 15 दिनों के लिए, तो AS16 ने कहा उन 15 दिनों में कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, उसे रोक दो। तो फिर 15 दिन की बोरोइंग कॉस्ट कहां जाएगी बेटा? पीएल में जाएगी। तो मुझे ना कॉपी करा सबने? अब मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो अभी सुनो, आओ स्टार्टिंग से एक बार करते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा,
1 अप्रैल से 10 मई का इंटरेस्ट तो बेटा कहां जाना है? पीएल में। 10 मई से 31 मई का इंटरेस्ट बेटा क्या होगा? कैपिटलाइज। इस पीरियड का इंटरेस्ट होगा कैपिटलाइज। अब मुझे एक बात जानना है, मुझे बताओ काम में स्टॉपेज, टेम्पररी स्टॉपेज कितने दिनों की आई? 15 दिनों की आई। मतलब काम में 15 जून तक स्टॉपेज आई है ना। इस पीरियड में आपके काम में आई टेम्पररी स्टॉपेज, ये टेम्पररी स्टॉपेज है। अब इन 15 दिनों का इंटरेस्ट, इन 15 दिनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा या पीएल में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि स्टॉपेज किस रीजन की वजह से आई। अगर तो स्टॉपेज नॉर्मल रीजन की वजह से आई तो कैपिटलाइज होगा। तो अगर स्टॉपेज नॉर्मल रीजन की वजह से आई तो कैपिटलाइज होगी बोरोइंग कॉस्ट इन 15 दिनों की। और अगर स्टॉपेज एबनॉर्मल रीजन की वजह से आई तो बोरोइंग कॉस्ट बेटा पीएल में जाएगी इन 15 दिनों की। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सीक्वेंस क्लियर हो रहा है सबको? पक्का? चलो कॉपी करो बेटा। सस्पेंशन का केस हमारा हो गया। फिर मैं ना एक और एग्जांपल बेटा आपको दे देता हूं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, यहीं पर देखिए बता दूं, छोटा सा एग्जांपल। ये देखो बेटा, ये देखो। आप बनाना चाहोगे तो बना लेना अपने पास। इमेजिन करो बेटा, देखो बेटा, अब हो क्या रहा है, सुनो। हो क्या रहा है, ये नदी है, ये नदी है बेटा। इस नदी के ऊपर ना ये एक ब्रिज बन रहा है। इस नदी के ऊपर ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है बेटा। अब बेटा होता क्या है, मॉनसून सीजन में ना, मॉनसून सीजन में नदी का जो लेवल है वो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, लॉजिकल बात है, वो बढ़ जाता है। तो वो ना नदी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसके ऊपर ना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना बेटा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है ना, जान का खतरा है। नदी का लेवल बढ़ जाता है तो उसके ऊपर ब्रिज का बनाना बेटा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जनरली क्या किया जाता है, मॉनसून सीजन में ना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बेटा रोक दिया जाता है। लेकिन वो स्टॉपेज परमानेंट नहीं होती है, वो फॉर द टाइम बिंग। जैसे मॉनसून सीजन 2 या 3 मंथ्स लास्ट करता है तो 2-3 मंथ्स ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है, उस काम को रोक दिया जाता है टेम्पररी। अब मुझे बताओ, आपने जो ये काम रोका है ये अनअवॉइडेबल रीजन है या ये अवॉइडेबल रीजन है? अपने आप बताओ बेटा, ये कौन सा रीजन है बेटा? ये अनअवॉइडेबल है। भाई मॉनसून सीजन में आप क्या कर सकते हो? तो क्या मुझे इन 3 महीने के मॉनसून सीजन की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए या बेटा पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए? तो कैपिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपके काम में टेम्पररी स्टॉपेज आती है ड्यू टू अ नॉर्मल रीजन विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, डू नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को रोकना नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ आई? हाँ, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से रुकावट आती है तो आप एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुकावट आती है, आप कैपिटलाइजेशन रोक दो, पीएल में ट्रांसफर करो इंटरेस्ट को। हो गया बेटा सस्पेंशन का केस। चलो अब आता है बेटा हमारा थर्ड केस, सेसेशन। हेडिंग जरा लिखना बेटा, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। बेटा सेसेशन का मतलब होता है, अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड सेसेशन? बेटा सस्पेंशन इज टेम्पररी स्टॉपेज एंड सेसेशन इज परमानेंट स्टॉपेज। सेसेशन इज परमानेंट स्टॉपेज, मतलब काम खत्म हो गया बेटा। कॉपी कर लो पहले, सेसेशन।
बेटा इसमें ना जरा लिखना पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसमें लिखना कैपिटलाइजेशन ऑफ borrowing cost should be stopped when substantially substantially all activities when substantially all activities are completed, that is the asset is ready for its intended use or sale. The asset is ready for its intended use or sale. कॉपी करो बेटा, फिर एग्जांपल से समझते हैं इसे। मैं ऊपर वाला जो एग्जांपल था वही आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, आ जाओ। बेटा थोड़ा ध्यान से जरा सुनो बेटा, थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप चलना बेटा। 1 अप्रैल 19, चलो स्टार्टिंग में बताओ क्या हुआ था बेटा। 1 अप्रैल 19 से लेके 10 मई 19 तक की बेटा मुझे बताओ इस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट का क्या हुआ था। ये तो बेटा जाएगी पीएल में, बात समझ आई। अच्छा फिर बेटा 10 मई से लेके देखना अगली डेट कौन सी थी, 31 मई। 10 मई से लेके 31 मई तक की बोरोइंग कॉस्ट बेटा क्या होनी थी, कैपिटलाइज। इस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज, है ना। फिर बताओ 31 मई को क्या हुआ था, आपके काम में टेम्पररी स्टॉपेज आ गया था। कितने डेज का बेटा, 15 दिन का टेम्पररी स्टॉपेज आ गया था। तो 15 जून तक का आपके काम में क्या आ गया था, स्टॉपेज आ गया था। अब इस 15 दिनों बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हो सकती है और पीएल में भी जा सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, काम में स्टॉपेज क्यों आया। अगर नॉर्मल रीजन की वजह से आया तो कैपिटलाइज ही होगी, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से आया तो पीएल में जाएगी। ठीक है, अब बताओ बेटा काम कब रिज्यूम कर गया, 15 जून से काम रिज्यूम कर गया, 16 जून से काम रिज्यूम कर गया। फिर बेटा काम में ना एज सच साल खत्म होने तक 31 मार्च 20 तक कोई स्टॉपेज वगैरह कुछ नहीं आई। तो इस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट का बेटा क्या होगा, कैपिटलाइज। इस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज। अब सुनना बेटा, अब क्या हुआ बेटा, फाइनली 30 सितंबर 20 को जाके 30 सितंबर 20 को जाके जो असेट है, असेट इज रेडी फॉर यूज। असेट आपका यूज के लिए रेडी हो, आप यूज करो ना करो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, असेट यूज के लिए रेडी है। अब आप यूज कब करते हो वो बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं असेट यूज करने के लिए तैयार है। असेट इज रेडी फॉर यूज, आपका असेट यूज करने के लिए तैयार है। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा एक बार असेट, ध्यान से सुनना बेटा, सम अप कर रहे हैं अब, एक बार असेट यूज करने के लिए तैयार हो गया ना, स्टॉप कैपिटलाइजेशन। बस रोक दो बेटा, अब इसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, स्टॉप कैपिटलाइजेशन। भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया ना, असेट रेडी फॉर यूज हो गया ना, कैपिटलाइजेशन को बेटा रोक दो। अब कैपिटलाइजेशन इसके बाद नहीं होगा। तो मुझे बताओ 31 मार्च से
30 सितंबर तक की बोरोइंग कॉस्ट का बेटा क्या होगा, ये भी कैपिटलाइज होगी। लेकिन 30 सितंबर के बाद की जो बोरोइंग कॉस्ट है बेटा, ये वो जाएगी सारी की सारी पीएल में, क्योंकि 30 सितंबर जिस दिन असेट रेडी फॉर यूज हो गया, समझो बेटा कैपिटलाइजेशन वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ये आपके ना 3 स्टेप्स हैं कैपिटलाइजेशन के, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सस्पेंड एंड व्हेन टू स्टॉप। कॉपी करो बेटा। फिर एक बात आपको और बताता हूं। देखिए बेटा आगे देखो। अब बेटा कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार ना जो असेट आप बनाते हो ना बेटा, कई बार वो डिविजिबल नेचर के असेट्स होते हैं। जो असेट्स होते हैं वो कई बार किस नेचर के होते हैं बेटा, डिविजिबल नेचर के असेट्स होते हैं। डिविजिबल नेचर मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं बेटा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे अज्यूम करो, ये बेटा हम बिल्डिंग बना रहे हैं। देखो बेटा, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, 3 फ्लोर्स हैं इसमें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। 3 फ्लोर्स हैं बेटा इसमें। अब सुनो, सुनो, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया बेटा। फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब फर्स्ट फ्लोर इज रेडी टू यूज। फर्स्ट फ्लोर इज रेडी टू यूज। तो बेटा एक बात याद रखना, फर्स्ट फ्लोर की जो बोरोइंग कॉस्ट है ना, उसका कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा बेटा, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर इज रेडी टू यूज। तो स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर की बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोक दो, बिकॉज इट इज रेडी टू यूज। आप यूज करो ना करो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रेडी टू यूज है, तो आप फर्स्ट फ्लोर की बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बेटा रोक दो। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर? बेटा इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, तो इनका कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन, इनका कैपिटलाइजेशन बचे, चलाते चलो, कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन। इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, कैपिटलाइजेशन चलाते चलो। जब सेकंड का कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड रेडी टू यूज हो जाएगा, तो सेकंड का भी रोक देना, थर्ड का चलाए चलना। जब थर्ड भी रेडी टू यूज हो जाएगा तो थर्ड का भी रोक देना। ये किस केस में होगा बेटा, डिविजिबल असेट के केस में। अब सोच के मेरे को बताना बेटा, व्हाट अबाउट indivisible assets? What about indivisible assets? Indivisible assets का बेटा क्या होगा, कौन से होते हैं बेटा indivisible assets which cannot be divided into parts? जैसे मुझे बताओ, अभी जैसे हमने बात करी थी ब्रिज की, है ना, अभी हमने ब्रिज की बात करी थी। ये देखो बेटा, आपका ब्रिज बन रहा है, या फ्लाईओवर ले लो आप, ये आपका ब्रिज बन रहा है या बेटा फ्लाईओवर बन रहा है। ये आपका ब्रिज बन रहा है बेटा या फ्लाईओवर बन रहा है। तो मुझे बताओ बेटा, ब्रिज
कौन सा असेट है, डिविजिबल है या इनडिविजिबल? बेटा ब्रिज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ब्रिज या तो पूरा है या तो नहीं है। आधा, पौना, सवा जैसी तो कोई चीज ही नहीं है ना। ब्रिज या तो पूरा है या तो नहीं है। तो ब्रिज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो याद रखना, ब्रिज का कैपिटलाइजेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो डू नॉट स्टॉप कैपिटलाइजेशन, डू नॉट स्टॉप कैपिटलाइजेशन till entire bridge is ready to use, till entire bridge is ready to use। तो जब तक पूरा ब्रिज यूज करने के लिए बेटा तैयार नहीं हो जाता, आप कैपिटलाइजेशन नहीं रोक सकते। बेटा समझ आ रही है बात? लो कॉपी कर लो। कॉपी करना बेटा। हो गया बेटा। फिर लास्ट टॉपिक पे आते हैं, थियोरिटिकल जो पॉइंट है। सबको बताओ, तीनों बातें बेटा क्लियर हुई? कब शुरू करना है? जब तक तीन शर्तें पूरी ना हो जाएं शुरू नहीं करना बेटा कैपिटलाइजेशन। कौन सी तीन शर्तें? एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इंकर्ड, एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। जब तक तीन शर्तें पूरी ना हो जाएं कैपिटलाइजेशन शुरू मत करना। अच्छा, फिर सेकंड आता है बेटा सस्पेंशन। फिर उन्होंने कहा अगर आपके काम में टेम्पररी स्टॉपेज आ जाती है तो सस्पेंड, मतलब आपके काम में क्या आ रही है? टेम्पररी स्टॉपेज। तो ये देखो स्टॉपेज क्यों आ रही है, नॉर्मल रीजन की वजह से आ रही है या एबनॉर्मल की वजह से आ रही है? अगर तो नॉर्मल रीजन की वजह से स्टॉपेज आई है तो कैपिटलाइजेशन को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेकिन अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से स्टॉपेज आ रही है तो कैपिटलाइजेशन को भी रोक दो। पीएल में जाएगा बोरोइंग कॉस्ट उस पीरियड का। अच्छा, काम फिर से रिज्यूम हो गया, स्टॉपेज आई थी टेम्पररी, काम रिज्यूम हो गया फिर से। अब बताओ, रिज्यूम होने के बाद फिर से कैपिटलाइजेशन शुरू कर दो। और बेटा जैसे ही असेट रेडी टू यूज हो जाए कैपिटलाइजेशन को रोक देना, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। समझ आया बेटा? चलो अब लास्ट एक बात पे आते हैं, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। बेटा बोरोइंग्स हमारी ना दो तरह की होती हैं, ध्यान से सुनना बेटा, फिर एग्जांपल दूंगा आपको। एक होती हैं स्पेसिफिक बोरोइंग्स और एक होती हैं बेटा जनरल बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स आपकी दो तरह की होती हैं, स्पेसिफिक और बचे जनरल। लिखो यहां पर स्पेसिफिक बोरोइंग्स और जनरल बोरोइंग्स। अब बेटा स्पेसिफिक क्या होती है, ध्यान से सुनो बेटा। बेटा पता है स्पेसिफिक बोरोइंग्स कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग्स वो होती हैं जो या तो ली गई हैं स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग असेट के लिए, या वो ली गई हैं स्पेसिफिकली किसी नॉन क्वालिफाइंग असेट के लिए। तो या तो कोई बोरोइंग स्पेसिफिकली ली गई है क्वालिफाइंग असेट के लिए, या कोई बोरोइंग स्पेसिफिकली ली गई है नॉन क्वालिफाइंग असेट के लिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं बेटा, इमेजिन करो मैंने बैंक से बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन लोन लिया। तो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब क्वालिफाइंग असेट, तो दैट कंस्ट्रक्शन लोन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग असेट। अच्छा इमेजिन करो मैंने बैंक से कार खरीदने के लिए लोन लिया, कार लोन लिया।
तो ये लोन स्पेसिफिकली आपने लिया है फॉर अ नॉन क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो लोन बेटा आपने स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया है, उसकी बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा बेटा? ऊपर करा ना, कैपिटलाइज होगी बेटा, क्या दिक्कत है? 3 स्टेप्स करे, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सस्पेंड, व्हेन टू स्टॉप। अच्छा, अगर आपने कोई लोन स्पेसिफिकली नॉन क्वालिफाइंग के लिए लिया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, पीएल में जाएगा। नॉन क्वालिफाइंग के लिए लोगे तो पीएल में जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। अब बेटा कई बार दिक्कत क्या आती है, एक लोन ऐसा भी होता है बेटा जो जनरल नेचर का होता है। जनरल नेचर, इट मतलब इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट एंड एंड it can be utilized for non-qualifying asset also। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा होता है पर्सनल लोन। बैंक से आप जो पर्सनल लोन लेते हो ना बेटा, पर्सनल लोन आप किसी भी पर्पस के लिए क्या कर सकते हो, यूज। आप पर्सनल लोन को कंस्ट्रक्शन पे लगाना चाहते हो, शौक से लगाओ। आप पर्सनल लोन से कार खरीदना चाहते हो, शौक से खरीदो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल नेचर का होता है। ये क्वालिफाइंग असेट के लिए भी यूज हो सकता है और ये नॉन क्वालिफाइंग के लिए भी यूज हो सकता है। बात समझ आई? इस केस में बेटा एक दिक्कत आएगी आपको, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और कितना इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, क्योंकि ये लोन क्वालिफाइंग के लिए भी यूज हो रहा है और नॉन क्वालिफाइंग के लिए भी। ठीक है, तो आपको ना अपोर्शन करना पड़ेगा बेटा। लिखो, अपोर्शन, अपोर्शन टोटल बोरोइंग कॉस्ट इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट एंड नॉन क्वालिफाइंग असेट। तो रेशियो में बांट दो ना बेटा, सिंपल बात है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया बेटा, 5 लाख का पर्सनल लोन, उसमें से 3 लाख कंस्ट्रक्शन पे लगाए, 2 लाख से कार खरीदी, तो क्या रेशियो बना बेटा? 3:2। तो जो भी बोरोइंग कॉस्ट आएगी उसे 3:2 में डिवाइड कर देना। तो अगर बोरोइंग कॉस्ट 1 लाख है तो 60,000 की क्वालिफाइंग असेट की हो गई, 40,000 नॉन क्वालिफाइंग की हो गई। जो क्वालिफाइंग की है वो कैपिटलाइज हो जाएगी, जो नॉन क्वालिफाइंग की है वो पीएल में चली जाएगी। तो किस रेशियो में बांट दो बेटा? अमाउंट यूटिलाइज्ड के रेशियो में बांट दो। समझ आया बेटा? क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो और बेटा आइडिया लगेगा आपको। बस ये आपका बेटा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो इसे, बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लो बच्चे कॉपी कर लो। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।